अगली सुबह ईवो उठने वाला पहला व्यक्ति था। बिना समय बर्बाद किए वो उसने लंबा स्नान किया। ठंडे पानी से नहाने के बाद लगभग 30 मिनट बर्फीले ठंडी बौछार के बाद वह वॉशरूम से बाहर निकला, केवल यह देखने के लिए कि शाही अभी एक परी की तरह सो रहा था। ईवो कुछ देर तक उसे देखता रहा। पिछली रात की बातचीत उसके दिमाग में घर कर गई, जिसके उसकी बोहें तन गई। दिले अर्चित, कोठरी के अंदर चलने से पहले वो अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। चुनने और अस्वीकार करने में उसको 20 मिनट लगे। अंत में वो कोठरी से बाहर आया। डैशिंग लग रहा था। उसने उस पलंग की ओर देखा जहाँ अर्चित तारा मछली की तरह फैला हुआ था। वह वास्तव में एक मृत शरीर की तरह सोता है। ईवो ने आह भरी और कमरे से बाहर चला गया, फैला हुआ शाही सुअर की तरह सोता हुआ छोड़कर। टाइम स्किप। सुबह के 10 बज चुके थे। अर्ची जाग गया। आंखें खोलने से पहले उसने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली, केवल खुद को कमरे में अकेला पाया। अब कहाँ है वो मेरा जालिम भगवान? वह अपनी आधी नींद वाली आवाज़ में गुर्राया। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वह आखिरकार किसी तरह उठकर बैठ गया और ज़ॉम्बी वॉशरूम की ओर चल पड़ा। वह अभी भी इतनी नींद में था कि जब वो शावर में कक्ष में गया और उसने पानी के तापमान पर ध्यान नहीं दिया। उसने अभी भी शावर चालू किया। खूनी सला नरक। जैसे ही बर्फीले पानी उसकी त्वचा को छुआ, वह चिल्लाकर शावर से बाहर निकल आया। वह अब पूरी तरह से जाग चुका था। फिर उसे बर्फीले देवता की याद आई। ओह वांग ईवो, वो झुंझलाहट में गुर्राया। समय छोड़े। जान ने किसी तरह अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी की और लिविंग रूम में की ओर चल दिया। उसने आश्चर्यजनक तेजस्वी भव्यता की चमक रही थी, भले ही वह पत्ते की तरह काँप रहा हो। गुड मॉर्निंग माँ, वह अपनी माँ को गले लगाते हुए चौंक उठा, जो ईवो की थाली में तरह तरह के खाने की चीज़ें डाल रही थी। आह, गुड मॉर्निंग बेबी, अब बैठो और अपना नाश्ता करो। उसने अपने बेटे के सिर पर सहलाया, जो आलस्य उसके कंधे पर रखा था। जान ने हक तोड़ा और आसानी से ईवो का सामना करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने ईवो पर नज़र डाली और उसे एक गर्म मुस्कान दी, जिससे एक नज़र बिना छोटे ने दिखने वाले लड़के ने बेरहमी से नज़रअंदाज कर दिया। मतलब? जान ने मुंह फैला दिया। इस रवैये के पीछे की वजह भी की ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मौन में भोजन किया। जान का मूड हल्का करने के लिए बीच बीच में चुटकुले सुनाने की कोशिश की, लेकिन बहरे कानों पर पड़े। माँ, मेरा काम हो गया, ईवो ने उठते हुए कहा। अपने सामने बैठे व्यक्ति की ओर भी ध्यान नहीं दिया। ईवो बेबी, अब तुम क्या करने चाहते हो? टोंग ने उत्साह। मैं अपना कमरा माँ सेट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? ईवो ने कहा। टोंग ने सिर्फ विस्तृत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, जहान ने कमरे से अपना सामान ले आते हैं। इतना कहकर वे दोनों उस आदमी को भोजन के साथ अकेला छोड़कर आंखें से अपना पीछा करते हुए निर्दिष्ट कार्य करने के लिए निकल पड़े। क्या यह सिर्फ मैं हूँ जो आज मेरे साथ बहुत ठंडा है? जान ने अपना मुँह खाने से भरते हुए थपथपाया। इस दौरान ईवो का सारा सामान उनके नए कमरे में ले गए। हालांकि कमरा जान के कमरे का आकार लगभग आधा था, फिर भी वह काफ़ी बड़ा था और आरामदायक है। ईवो बेटा, यह कमरा थोड़ा छोटा है। दरअसल हवेली में सबसे बड़ा कमरा जान का है। ठीक है माँ, कमरा वास्तव में सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है, ईवो ने अपने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, जिससे घर की महिला उसकी क्यूटनेस पर थिरकने लगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे कॉल करें। ठीक है, उसने पूछा। किस? ईवो ने एक बच्चे की तरह सिर हिलाया। मेरा अच्छा बेटा। बाहर जाने से पहले उसने युवा दिखने वाले लड़के के सिर थपथपाया। जिस क्षण वह बाहर निकली, ईवो का आभामंडल बदल गया। मुझे अपनी मदद के लिए किसी मजबूत व्यक्ति की बुलाना चाहिए, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार बिना सोचे समझे आएगा, वह आखिरी व्यक्ति जिसे मैं कॉल करना चाहता हूँ। ईवो ने इस विचार से करार उठा। फिर भी अपनी लगभग शून्य शक्तियों के साथ उसने स्वर्ग के पोर्टल में एक छोटा सा संदेश भेजा। नश्र दायरे में फंस गया, मदद चाहिए। स्वर्ग पोर्टल में संदेश भेजने के बाद ईवो शून्य ऊर्जा के साथ रह गया।
वह बिस्तर पर गिर पड़ा और तुरंत सो गया। इस दौरान जहान अधीरता से अपने बिस्तर पर इधर उधर फुदक कर लौट रहा था। अभी 2 दिन हुए हैं कि सुंदर भगवान उसके पास सो रहा था। वह पहले से ही इसका आदी हो। आह, जियो कमबख्त जान, कब बस अपनी आंखें बंद करो और कमबख्त सो जाओ। वह अपने आप पर गुर्राया, लेकिन उसका सारा दिमाग यही सोचने में सक्षम था कि आज वो उसे कैसे अनदेखा कर रहा था। क्या मुझे जाकर उसकी जांच करनी चाहिए? हाँ हाँ, मुझे उसकी जांच करनी चाहिए। आखिर वह मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उनकी भलाई सुनिश्चित करना सिर्फ मेरा कर्तव्य है। तो बहुत देर तक अपने आप से तर्क करने के बाद वह खड़ा हुआ और जल्दी से पैर की उंगली करके उस लड़के के कमरे की ओर चला गया। वह दरवाजा पर पहुंचा और वहां वह अपने कंधों पर देवदूत और शैतान के साथ बहस कर रहा था। प्रवेश करने से पहले आपको दस्तक देनी चाहिए, दाहिने कंधे पर नन्ही परी कहा। यह तुम्हारा घर है, कहीं जाने से पहले तुम्हें दस्तक देने की क्या जरूरत है? उसने बाएं कंधे पर बैठा शोर शैतान चिल्लाया। लेकिन अगर वह अनुपयुक्त कपड़ों या हालत में हो तो क्या होगा? क्या वह उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा? परी ने तर्क दिया। तो क्या हुआ? क्या आपने उसे पहले नहीं देखा है? और आप भली भांति जानते हैं कि आप उसे फिर से ऐसे देखने में कोई समस्या नहीं है। शैतान ने अपनी बात सही रखी। लेकिन बंद करना, शैतान ने फिर परिस्थिति को लात मारकर भगा दिया। इसलिए खुद को माफ करते हुए इबो की भलाई के लिए जान बिना खटखटाए कमरे के दाखिल हुआ, लेकिन इस नज़ारे से उसे किसी तरह रुला दिया। इबो बिस्तर पर गिरा हुआ था। सुधार, उसका ऊपरी शरीर बिस्तर पर फैला हुआ था जबकि उसका पैर बिस्तर के नीचे लटक रहे थे। लेकिन जिस बात से जान को अनजाने में रुला दिया वह था, इबो ने अभी भी सारे कपड़े पहने हुए थे। आज इबो जान से क्या उम्मीद कर रहे थे? उसने अपने भ्रष्ट मस्तिष्क को आंतरिक रूप से लात मारी। फिर भी वह चुपचाप बिस्तर की ओर चला गया और स्लीपिंग ब्यूटी के सामने झुक गया। अपने जूते और मोजे उतार दिए। मेरी सारी पवित्रता छीनकर तुम यहाँ दुनिया के सबसे मासूम व्यक्ति की तरह सो रहे हो। इबो की टांगों को बिस्तर पर ऊपर रखते हुए जान ने अपने आप में धीरे से फुसफुसाया। इबो आरामदायक मुद्रा में सुलाने के बाद उसने उसके सिरे के नीचे एक तकिया रखा और धीरे से उसे कंबल के अंदर दबा दिया। वो सोते हुए बालक के पास बैठ गया। उसके इतर चेहरे को घूर रहा था। क्या तुम मेरे लिए थोड़े अच्छे नहीं हो सकते? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा एक बौआ क्यों हो? जान एक प्यारे पाउट के साथ फुसफुसाया। वह उस सुंदर चेहरे को घूर रहा था। उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसके गालों की ओर सरकता हुआ उसे अपने पैर से सहला रहा था। उसे लगा जैसे वे प्यारे फूले हुए गाल उसे चूमने और उन्हें कुतरने के लिए बुला रहे हैं। गालों पर एक छोटी सी जुदाई से कोई नुकसान नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। उसने उसके गालों को चूमने के लिए झुकते हुए खुद को माफ़ कर दिया, लेकिन जिस क्षण उसके होठ कोमल त्वचा के छूने वाले थे, इवो ने अपना सारा सिर जान की दिशा में घुमा लिया और एक बड़े काटने के साथ उसने निर्दयता से चबाते हुए जान ने आंखें सदमे में और दर्द में फैल गई। लड़का अपने निचले होठ को चिंगम की तरह चबा रहा था। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इबो ने अपना एक हाथ यातनाग्रस्त व्यक्ति की गर्दन पर डाला और उसकी कमर को उसके पैरों से पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। तुम मेरे मुर्गी की डली कहाँ चला रहे हो? नींद में सबसे रसीले चिकन डली को चबाते हुए इबो बड़बड़ाया। जान ने दर्द और खुशी के मिश्रित एहसास को सहने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस लड़के ने ठीक यही नींद में अपना पहला चुम्बन दिया। कार में चुम्बन का तो कहना ही क्या, लेकिन यह बहुत तीव्र है। वह बहुत बुरी तरह से अपने विवेक छीनने वाले पर झपटा मारना चाहता था, लेकिन लोहे की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए उसने खुद को नियंत्रण किया। इबो ने अपने निचले होठ को चूसता और चबाता रहा और
बड़बड़ाता रहा कि चिकन की डाली कितनी स्वादिष्ट है। जान अब तक आंसू बहा रहा था। उसका होठ लाल हो गया था, सूज गया था और खून निकलने की कगार पर था। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और किसी तरह बउआ के चंगुल से छूटा। अह, क्या है यह पिशाच भगवान! जान अपने सामने सो रहे बच्चे को देखकर चिल्लाया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक नरम खर्राटा मिला और इबो हवा में चबा रहा था। बेहद प्यारा लग रहा था। जान ने उसे फिर से कंबल में लिपटा व्यावहारिक रूप से खुद को कमरे से बाहर कर लिया। अगली सुबह इबो और जान नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। इस पूरे समय जान का सिर नीचे था। जान जान बेबी, क्या हुआ? टोंग ने पूछा। किस? जान ने बस अपना सिर हिलाया। अभी भी नीचे देख रहा था। एक टिप्पणी, माँ। फिर ऊपर देखा। बेबी, टोंग ने अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए कहा, जिससे वह ऊपर की ओर देखने लगे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बेटे की पूरी तरह से जख्मी मुंह पर पड़ी, वह हाँफने लगी। जान, यह कैसे हुआ बेटा? वह चीखी। जान ने उस लड़के को घूरा और घूर कर देखा, जो मासूमियत से उन पर पलके झपका रहा था, अपने कर्मों से बेखबर। मॉम, असल में मैं वॉशरूम में फिसल गया। उसने जल्दी से एक भेड़ की मुस्कुराहट के साथ बहाना किया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए बच्चे। देखो तुमने क्या किया। दोनों बच्चों को खाना परोसते समय उसने डांटा। काश तुम माँ को जानते। जहान ने अंदर ही अंदर आह भरी। लापरवाह अर्चित, इबो ने बिना देखे टिप्पणी की। तुम कारण हो बउआ, जहान ने अवचेतन रूप से बड़बड़ाया। बहरहाल उन्होंने चुपचाप नाश्ता किया। इबो, आज तुम क्या करना चाहते हो बेबी? टोंग ने पूछा। कुछ नहीं माँ, मुझे आज कुछ काम है, इबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टोंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह जान की ओर मुड़ा। जान, आज तुम क्या करने वाले हो? मैं माँ कुछ नहीं जानता। जान ने लापरवाही से अपना मुंह टिश्यू से पोंछते हुए कहा। ओह, तो तुम आज इबो के साथ जा रहे हो? जान ने अपना मुंह टिश्यू से पोंछते हुए कहा। तो तुम आज इबो के साथ जा रहे हो? इबो, क्या तुम इससे खुश हो हनी? उसने उत्साह से सुझाव दिया। वह पहले से ही इबो को अपने दामाद के रूप में देख रही थी और उसे यकीन था कि वह किसी से बेहतर नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहता था कि ये दोनों बच्चे अच्छी तरह से मिलें। कोई बात नहीं माँ, जब तक मुझे परेशान न करे, इबो ने जान की ओर देखने के बिना कहा। एक भ्रूभंग कमा रहा था। क्या वह वास्तव में मुझे अनदेखा कर रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए, जान ने दृढ़ता से सोचा। नाश्ता करने के बाद इबो अपने कमरे में और चला गया। जान उसके पीछे पीछे चल रहा था। इबो, जान ने फ़ोन किया, लेकिन आगे चल रहे लड़के की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने 1-2 बार और फ़ोन किया, लेकिन एक ही प्रतिक्रिया थी, बात के व्यवहार से चिढ़कर। जान ने तेजी से आगे बढ़ा और छोटी की कलाई पकड़ ली। उसने अपने शरीर की ओर खींच लिया, जिससे इबो का सिर जान की छाती पर टकरा गया। आउच! तुम्हारी समस्या क्या है अर्चित? इबो ने अपना माथा रगड़ते हुए फुसफुसाया। मुझे यह पूछने वाला होना चाहिए, आपकी समस्या क्या है? क्या मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? जान ने उसी स्वर में उत्तर दिया। इबो ने बाद वाले से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जान ने उसे तेजी से उसे कमर से पकड़ लिया और उसे इबो के बेडरूम की ओर दरवाजे के बाहर पिन करते हुए करीब खींच लिया। आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप मुझे नहीं बताते मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं? जान ने गहरी आवाज़ में पूछा। कुछ इंच अलग चेहरे है। इबो ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ रही है। फिर भी उन्होंने खुद को सही रखा। अपने बारे में सोचिए, वह पूरी दिशा में देखते हुए थूका। जान ने कुछ देर के लिए बोहे चढ़ा ली। उसकी आखिरी बातचीत को याद करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इबो ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अचानक उसके मस्तिष्क में एक अंदर बल्ब जला उठा।
जिससे उसकी आंखें चौड़ी। ओह, मुझे मत बताओ कि तुम मुझ पर पागल हो क्योंकि मैंने तुम्हें देवता कहा था, जान ने टिप्पणी की। जब उससे दूर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली सिवाय गुस्से और थपथपाने के, तो वह समझ गया कि उसकी धारणा सही थी। अय्या, आपने मेरी बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया? मुझे देवताओं और पौराणिक कथाओं के बारे में शून्य ज्ञान है। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह उचित नहीं है। अब पाउट करने की बारी जान की थी। ईवो ने उसकी ओर ऊब के भाव से देखा। फिर ऐसी बातें न कहे जिसके बारे में आप नहीं जानते। छुड़ाने की कोशिश करते हुए ईवो टूट गया, लेकिन जान के दिमाग में कुछ और ही था। उसने ईवो को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन्हें अपने सिर के ऊपर रख लिया, जिससे वह हाँफने लगा। वह मुस्कुराया और करीब झुक गया। तुम्हें पता है, मैंने जो कहा उसकी भरपाई करनी होगी। जान ईवो के होठों के ठीक ऊपर मोहक ढंग से फुसफुसाया। उनमें से किसी की एक चाल और वे चुम्बन कर रहे होंगे। ईवो ने अपने सामने खड़े हुए आदमी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। जान की तीव्र टकटकी के कारण उसके पैर काँप रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? ईवो फुसफुसाया। जान मुस्कुराया और झुक गया। ईवो ने आगे क्या होने वाला है इसकी प्रत्यक्षा में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन क्षण भर पहले ही अंदर से दरवाज़ा खुल गया और वे ज़मीन पर गिर पड़। ईवो नीचे और जान उसके ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन ईवो को किसी तरह की चोट नहीं लगी क्योंकि जान ने तुरंत अपना हाथ उसके सिर के पीछे एक गद्दी के रूप में रख दिया, जिससे उनके पैर गिरने का पूरा असर ले गए। आउच! दोनों ने एक स्वर में कहा। मुझे पता है कि मैं स्वर्गीय सम्राट के बाद सबसे महान हूँ, लेकिन आपको मेरे पैरों में इस तरह गिरने की ज़रूरत नहीं है। एक विदेशी आवाज़ ने उनका मजाक उड़ाया। ईवो और जान दोनों लंबे चांदी की बालों वाले नीले हनफोक के एक सुंदर आदमी को खोजने के लिए आवाज़ की दिशा की ओर मुड़े, जो एक शरारती मुस्कान के साथ नीले रोते हुए विलोक की तरह फड़फड़ा रहा था। यह तुम हो? ईवो ने आलस्य से अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। अभी भी अपने लंबे चिन्ह के नीचे लेटा हुआ था, जो असमंजस में डूबा हुआ था। यह मेरा सुंदर ईवो और कौन हो सकता है? उस आदमी ने शर्मीली टिप्पणी की। हालांकि जान को इस आदमी को ईवो के साथ बात करने का तरीका ज़रा भी पसंद नहीं आया। वह खड़ा हुआ और ईवो को भी खड़े होने में मदद की। एक हाथ ने छोटी की कमर को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने उसकी कोहनी को मजबूती से पकड़ रखा था। वह आदमी जो नाटक देख रहा था उसकी निकटता पर मुस्कुराया और वह आगे चल गया। ऐसा लगता है कि ईवो ने नश्वर दुनिया में एक नया दोस्त बनाया है, लेकिन मैं अभी भी आपका सबसे पुराना दोस्त हूँ ईवो। वो हूँ आपकी, आदमी ने नाटकीय रूप से थपथपाया। ईवो ने थकी हुई आँख के साथ अपनी आंखें घुमाई। मुझे मत बताओ कि मैंने तुम्हें फ़ोन करने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी। ईवो ने आलस की ढंग से टिप्पणी की। लेकिन ईवो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, है ना? उस आदमी ने पीला आंखों से पूछा। हाँ, बिल्कुल, छोटे भाई की तरह। ईवो, आखिर ये नया आया हुआ मेहमान कौन है? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।